तो देश की बहस में आज बात हो रही है बायकॉट चाइनीज माल, और हम ये भी कह रहे हैं, मैं भी सैनिक, हमको वॉलेट से लड़ना है, अपने पर्स से लड़ना है चाइना के खिलाफ, क्योंकि अगर हमने उसको इस एरिया में शिकस्त दे दी तो शायद बुलेट खरीदने के पैसे भी चाइना के पास न बचे, क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था भारत के कंज्यूमर मार्केट पर डिपेंड करती है। ये आपको और हमको समझना होगा। और इस धोखेबाजी के बाद कि हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया गया, उसके बाद हमें सीधे सीधे चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन राजनीति इस पर भी हो रही है। प्रधानमंत्री ने आज सामने आकर चीन को सीधे सीधे चेतावनी दे दी। उन्होंने यह भी कह दिया कि 19 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग होगी। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। राहुल ने क्या कहा, किस लहजे में कहा, क्या वो उचित है, सुनवाते हैं आपको। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। सीधे चलता हूं डॉक्टर संबित पात्रा का। डॉक्टर संबित पात्रा, डरिए मत, यह शब्द चौंकाता है आपको? नहीं, मुझे तो राहुल गांधी अब चौंकाना बंद कर चुके हैं, क्योंकि अब हम राहुल गांधी को अंदर बाहर सब तरफ से जान चुके हैं कि इनमें दम नहीं है। मगर दुख तब होता है जब जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी ने किया। 2 चीजें, कहां छुपे हुए हैं और डरिए मत। आप देखिए दीपक भाई, जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, नरेंद्र मोदी कोई बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई मेरे अकेले के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आपके नहीं है। हम सबके वो प्रधानमंत्री हैं, वो प्रतिनिधि हैं इस देश के संप्रभुता, इस देश के एकता, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में। एक तरह से वो रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण। वैसे में जब कहा जाता है आप कहां छुपे हुए हैं, ये सबके लिए। यहां अचल जी बैठे हुए हैं, उम्र में हम सबसे बड़े हैं, मगर उनके भी प्रधानमंत्री हैं वो। तो अगर कहा जाए कि अचल जी, संबित पात्रा, हम सब कहीं छुप गए हैं और हम सब चाइना से डरे हुए हैं, ये तो घुटने टेकने के बराबर है। मगर मैं एक बड़ी बात यहां खुलासा करूंगा, सुबह से मैं दिखा रहा हूं हर जगह। ये एक डॉक्यूमेंट आप देखिए, ये एमओयू है, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। किसके बीच में? कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। कभी आपने सुना है देशों के बीच में तो एमओयू होता है, किंतु 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एमओयू कभी सुना है आपने? कांग्रेस ने 7 अगस्त 2008 को सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक एमओयू साइन किया। कैसे साइन किया? राहुल गांधी और सोनिया गांधी इंडिया से बीजिंग गए, और मैं पढ़ के सुना रहा हूं। The MOU was signed today by the Chinese Vice President and Standing Committee member of CPC's Politburo, Xi Jinping, and the Congress General Secretary Rahul Gandhi in the presence of his mother and party president Sonia Gandhi. आप बताइए, उस समय सी जिनपिंग प्रेसिडेंट नहीं थे चाइना के, वो जनरल सेक्रेटरी थे अपने पार्टी के। उनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और हमारे कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी दोनों बैठ के साइन करते हैं, सोनिया गांधी सुपरवाइज करते हैं। और उसमें स्ट्रिक्टली लिखा जाता है, दिस एमओयू इज स्ट्रिक्टली ऑन द पार्टी टू पार्टी बेसिस फॉर कंसल्टिंग विद ईच अदर ऑन इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। भैया, आप दोनों हर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में कंसल्ट करेंगे चुपके चुपके। और लास्ट में लिखा होता है that this is to build a relationship with the Congress and the Nehru Gandhi family in particular that goes beyond the UPA government. मतलब ये शी जिनपिंग और जो सीपीसी है, ये नेहरू गांधी परिवार के साथ पर्टिकुलरली गुड रिलेशन हो क्यों चाहती थी? देखिए, एक बड़ा सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं, और ये मेरा शक है, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। डोकलाम के समय आधी रात को राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, उनके बच्चे, पूरा परिवार चाइनीज टेंट में पाया गया। चाइनीज ऑनवॉय के साथ डिनर कर रहा था, पकड़ में आ गए तो पहले मना कर रहे थे, बाद में फोटो आ गए तो मानना पड़ गया। अभी भी कहीं ना कहीं वो जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है चाइना में, उसको अपनाते हुए इंडिया को डरा हुआ बता रहे हैं। क्या माजरा है? ये एमओयू में ऐसा क्या है जो ये गांधी परिवार कहीं ना कहीं इंडिया के विरोध और चाइना के पक्ष में खड़ी होती हुई दिख रही है? राहुल गांधी इसका जवाब। ठीक है, मैं सीधे सचदेवा साहब के पास चलता हूं, क्योंकि वो ही सबसे बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इतने इंटरनेशनल रिलेशन। अचल मल्होत्रा साहब के पास चलता हूं, माफ कीजिएगा मल्होत्रा साहब, मैंने इतने सारे
इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स कवर किए, इतने सारे सार्क समिट कवर किए हैं, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप कवर किए हैं, ग्लोबल एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लिया, लेकिन सचदेवा साहब इस तरह का एग्रीमेंट दो देशों के बीच एक फैमिली के साथ, और ये उस देश के साथ जिसे MEA, अगर आप वहां पे जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग लेने जाएं तो कान में जाके बोलते हैं भाई एनिमी नंबर 1 किसी को मानना तो चाइना का ही मानना। ये एग्रीमेंट क्या दिखाता है? क्या ये बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल डिप्लोमेसी में ये बिल्कुल अलग लाइन या अलग रूट नहीं है? जी दीपक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो नॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस होती हैं, इसमें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज जो हैं वो दो देशों के बीच में होती हैं। हाँ, दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इंटरैक्शन होना कोई बहुत वैसी बात नहीं है, लेकिन जो कंटेंट अभी रिवील किया संबित पात्रा जी ने, वो अपने आप में एक बहुत ही एक अचंभित करने वाला एक कंटेंट है कि आप पार्टी की भी बात करते हैं और विद इन द पार्टी जो है इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। तो कहना मुश्किल है, लेकिन इशारा इसी तरफ करता है कि इसमें काफी वेस्टेड इंटरेस्ट लगता है शामिल है, जो आप इस तरह की जो बिल्डअप कर रहे हैं रिलेशनशिप एक कबल। देखिए, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में पार्टी, गवर्नमेंट, आर्मी वो सिर्फ एक है। ये हमारा देश है जिसमें पार्टीज आती हैं, सरकारें बदलती हैं, आर्मी जो है अपॉलिटिकल है। तो ऐसे में इस तरह का कोई MOU साइन करना, तो ये थोड़ा सा ही नहीं, काफी हद तक जो है एक हैरान करने वाला MOU है और नॉर्मल डिप्लोमेसी से हटके है। नॉर्मल डिप्लोमेसी से हटके मैं नहीं कह रहा हूं, अचल मल्होत्रा साहब कह रहे हैं जो कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं और अपने लगभग 30 साल के डिप्लोमेटिक जर्नलिज्म के अनुभव में मैंने आज तक कम से कम ऐसा एग्रीमेंट नहीं देखा। सीधे चलता हूं, मैं इस पे कोई डिसीजन नहीं लेता हूं, सीधे चलता हूं मोहित शर्मा के पास। मोहित मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन है। मोहित, कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच का एग्रीमेंट पड़ा है संबित पात्रा ने, क्या आपने पहले कोई ऐसे एग्रीमेंट देखे हैं? जी नहीं, मैंने अपने जीवन के अनुभव में आज तक मैंने कभी कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं देखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसा ही काम कर सकते हैं। अब जब से चाइना ने थोड़ी हलचल शुरू करी है बॉर्डर पे, तब से हमारे राहुल गांधी जी ट्वीट करके खेल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं वो बार बार। लेकिन इतने बड़े जो मुद्दे होते हैं, जब देश के ऊपर इतनी बड़ी आपदा आ रही है, तो ट्वीट करके बात नहीं होती। जिस प्रकार उन्होंने मोदी जी को हराने के लिए गठबंधन बनाया था, तो आज वो सब एक होकर मोदी जी के साथ क्यों नहीं खड़े होते? क्यों नहीं कहते कि हम आपके साथ है, कि हमारी राजनीतिक विचारधारा बिल्कुल अलग है, लेकिन राष्ट्र के ऊपर कोई हमला करेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हमेशा अब्यूजिंग और एक्यूजिंग की राजनीति करने वाले राहुल गांधी आज हमेशा ट्वीट करते रहते कि आज ये कर दिया मोदी जी, आप डरे हुए हैं। मोदी जी काहे को डरेंगे? मोदी जी नहीं डरेंगे। मोदी जी नहीं डरे हैं क्योंकि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई है, उन्होंने एयर स्ट्राइक करके दिखाई है, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा सुलझा के दिखाया है। और राहुल गांधी जी असल में यही चाहते हैं कि पहले वो वहां के एम्बेसडर्स के साथ बैठते हैं। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी रोपर वाटर, उनकी फोटोज आती है, सब आती हैं, और अब बाद में जब उनके ऊपर प्रेशर आता था वो कहते हैं ठीक है हम मिले थे, बात करे थे। तो बेसिकली राहुल गांधी जो चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि देश के अंदर तनाव बना रहे, और ऐसी उम्मीद पूरे देश को थी कि ऐसी स्थिति के अंदर सारी पार्टियां एक होकर रहेंगी, एक शक्ति प्रदर्शन करेंगी। राहुल गांधी जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री से ट्वीट करके वो मैच्योर कब होंगे, वो कब छोटा भीम से बाहर आएंगे और अपने आप को मैच्योर पॉलिटिक्स करेंगे कि देश के ऊपर आपदा आई है, वो कब जागेंगे। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे से लोग आके कहते हैं कि भैया चाइना का माल हमको नहीं चाहिए, चाइना का कुछ मत बेचना, हमको वो चाहिए जो हमारे भारत में बनाओ, कम कमा लेंगे लेकिन हम देश के साथ गद्दारी साइन नहीं करेंगे। छोटा व्यापारी ये सोच रहा है, तो इतना बड़े नेता को तो बहुत कुछ सोचना चाहिए देश के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सही मोहित की राय है। अश्विनी जी, आपने भी सुना, मोहित हमारे एक दर्शक हैं, सिर्फ हमारे साथ स्काइप लाइन के थ्रू जुड़े हुए हैं, अपनी राय दे रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। आप क्या कहेंगे? आपने दुनिया के देश में मतलब अपनी उम्र के तजुर्बे में कई दशक देखे होंगे, क्या इस तरह का अपोजिशन आपने कभी देखा था? मुझे तो वो अपोजिशन याद है जब नरसिम्हा राव अटल बिहारी वाजपेयी को UN में भेजते थे और बोलते थे जाइए देश का प्रतिनिधित्व करिए, और वो वहां से जीत के आते थे। जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देश की मेजर अपोजिशन पार्टी एक इस प्रकार का समझौता एक दुश्मन देश के साथ करती है
और ये पार्टी का उस देश के मुख्य पार्टी यानी वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो देश की सरकार एक ही है। तो ऐसे समझौते जो हैं देश की संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं। और समय समय पर जिस प्रकार से चीन के व्यवहार की आलोचना न करते हुए भारत सरकार की आलोचना करना, तो ऐसा लगता है कि एक तरफ हमने 1962 भी देखा है, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी और कम्युनिस्ट उनके दोस्त हुआ करते थे, और तब भी हमने देखा कि 1962 की लड़ाई में जिस एक तरफ सेना लड़ रही थी, हजारों किलोमीटर हमारी भूमि चीन ने हथिया ली थी, और दूसरी तरफ हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग कलकत्ता की सड़कों पर भारतीय सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियां मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ही ना हो कि कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दें। ये बहुत ही एक प्रकार का ऐसा दृश्य उपस्थित कर रहा है जो वर्तमान में जिस प्रकार के खुलासा अभी संबित जी ने किया है, ये बहुत ही खतरनाक टेंडेंसीज़ हैं और इसको भारत की जनता को इसका सही जवाब देना चाहिए। और आज तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी केवल विदेशी दुश्मनों से ही नहीं लड़ रहे हैं, देश की आत्मनिर्भरता के लिए उनको अपने देश में बैठे हुए दुश्मनों से भी लड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो सीधे चलता हूं सतीश प्रकाश जी के पास। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसका खुलासा करना चाहिए। सतीश प्रकाश जी, आज मैं कैंपेन चला रहा हूं, मैं भी सैनिक, वॉलेट से चाइना का बायकॉट करें। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। आज राहुल गांधी ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए, छुप गए हैं और डर गए हैं। डरिए मत, बाहर आइए। क्या आपको लगता है कि इसे प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल सतीश प्रकाश जी उचित है वर्तमान माहौल में, जब राष्ट्र पर एक संकट हो, एक नहीं 2 संकट हो? नहीं, देखो ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्दों का तो मैं बिल्कुल चयन नहीं, मैं इसके सहमत तो नहीं। लेकिन देखो 2-3 चीजें कहीं ना कहीं अब तमाम आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं भाई। आपकी सरकार में अगर जो भी व्यक्ति होगा, चाहे कांग्रेस होगी चाहे बीजेपी होगी, सीमाओं की जो रक्षा की जिम्मेदारी फौज करती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है वो फौज की जो कार्रवाई क्या करनी है ये डिसाइड करने का अधिकार भारत सरकार के पास ही है। आप कब तक गलती करोगे? अरे भाई 62 में इस देश की फौज नहीं आ रही थी, तब की सरकारों की गलतियां थी ना। आज आप भी वही गलती कर रहे हैं। अरे भाई जून के बाद में आप चाइना को क्या देखना चाहते हैं? और हिंदी चीनी भाई भाई बुद्धम शरणम गच्छामि। अरे ठीक है, आस्था के विषय में धर्म एक मुद्दा हो सकता है, बुद्ध की बात कर सकते हैं, लेकिन किसी राष्ट्र के लेकर के ये मुद्दा तय नहीं कर सकता। चाइना की फितरत है और चाइना के साथ बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके पास हथियार नहीं थे, और अगर हथियार थे तो वो क्या हालात थे, उनको भी सरकार को जवाब देना चाहिए कि भाई उनको हथियार होने के बावजूद भी वो हथियार नहीं चला पाए ना। आपकी कहीं ना कहीं जो कूटनीतिक गलती है वो आप किसी और के ऊपर नहीं थोप सकते। और सवाल पूछूंगा ना मैं, बिल्कुल वो मेरे देश के सैनिक सही है, वो मेरे देश के मेरे भाई थे ना जो शहीद हुए, उनके परिवार के लोग बाग भी सवाल पूछेंगे। आप सवाल से बचते क्यों हो? क्योंकि आप जितना सवाल से बचोगे कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आप आ जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी सीधे डॉक्टर संबित पात्रा से जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, कोई बात नहीं है, इस मुद्दे के ऊपर पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि कूटनीतिक स्तर के ऊपर विपक्ष की यह जिम्मेदारी नहीं बनेगी, ये कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनेगी। और अब जिम्मेदारी इसलिए तय ज्यादा हो जाती है कि इस देश ने 20 सैनिक गंवाए हैं। जी डॉक्टर पात्रा, देखिए सवाल पूछना चाहिए, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम चाइना की तरह डिक्टेटोरियल कंट्री नहीं है, बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए। इस देश ने, इस सरकार ने कभी भी सवालों का जवाब ना दिया हो ऐसा नहीं हुआ है। आप याद करिए 73 डेज तक डोकलाम में स्टैंड ऑफ था, उस समय भी इसी प्रकार तू में चल रही थी, ट्विटर खेल चल रहा था, प्रधानमंत्री चुप क्यों है, क्यों नहीं बोला जा रहा है। 73 डेज के बाद प्रधानमंत्री, आप खुद याद करिए किस प्रकार 14 पार्टीज के पॉलिटिकल लीडर्स को फोन किया गया, राजनाथ जी के घर में मीटिंग हुई, उस समय आदरणीय सुषमा स्वराज जी जीवित थी, उन्होंने, आदरणीय अरुण जेटली जी ने और राजनाथ जी ने, तीनों ने ब्रीफिंग दी 14 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स को।
सबको कॉन्फिडेंस में लिया। ठीक उसी प्रकार परसों 19 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग भी है। मेरा इतना कहना है कि डोकलाम में आप याद करिए बहुत आर्टिकल्स लिखे गए, इंडियाज पेशेंस पेड ऑफ। भारत ने जिस प्रकार चुप्पी रखी 73 डेज तक, किसी प्रकार का कोई भी डाइवर्ज नहीं किया डिटेल, और वही चाइना रोज उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। चाइना अपने ट्रैप पे फंसा और भारत के पेशेंस के कारण पूरे विश्व ने भारत को जीतता हुआ देखा। यहां बैठे हैं अचल मल्होत्रा जी, आप उनसे पूछिए कि किस प्रकार कब स्ट्रेटेजिकली बोलना होता है, हर दिन नहीं बोलना होता है। चाइना में कोई हर दिन ये इस विषय में बात नहीं कर रहे हैं, वो भी स्ट्रेटेजिकली चुप है, कब बोलना है कब नहीं बोलना है, क्या बोलना है। हम भी स्ट्रेटेजिकली कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, सोच समझ के बोलना है। दूसरा विषय आपने पूछा कि बंदूक क्यों नहीं चलाने दिया। देखिए यहाँ मिलिट्री एक्सपर्ट केके जी बैठे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको बता दूं जितना अल्प ज्ञान मेरा इस विषय में है, जब डी एस्केलेशन होता है उस समय बंदूकें नहीं रखी जाती हैं, उस समय आर्म्स नहीं होता है, दोनों पक्षों के पास नहीं होता है। आप याद करिए मैंने शुरू में कहा था पीएलए के आर्मी को मैं तो लश्कर मानता हूं कम्युनिस्ट पार्टी का, जहां तक इंडिया की आर्मी है वो एक प्रोफेशनल आर्मी है। जब डी एस्केलेशन की बात हायर अथॉरिटीज में तैयारी हो गई कि हाँ डी एस्केलेशन होगा, 6 तारीख को तैयारी हो गई, वो देखने गए थे संतोष बाबू जी, कर्नल संतोष बाबू देखने गए थे कि डी एस्केलेशन हुआ है कि नहीं, मगर आयरन क्लब्स, वहां पे बार्ब्ड वायर्स लगे हुए क्लब्स, पत्थरों के साथ एक बहुत ही अमानवीय तरीके से अटैक किया गया। ये तो हमारे कम जवान थे, फिर भी उन जवानों की साहस देखिए, उनके माध्ये को देखिए, उन्होंने अपने हाथों से किस प्रकार वो जूझा होगा उन्होंने, और कैसे 43 पीएलए के जो नामर्द थे, मैं तो कहूंगा जो बिल्कुल कायर लोग थे, उनको किस प्रकार समाप्त किया। देखिए इस प्रकार मैं कहूंगा मायावती जी ने भी राजनीति नहीं की है, और उनके पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग यहां बैठे हैं वो भी राजनीति ना करें। राहुल गांधी जी ने गलती की है, उनकी गलती को दोहराने की कोशिश आप नहीं करें। सतीश प्रकाश जी, मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूं, 1995 की बात है, और इसी के साथ मैं क्लोज करूंगा इस पूरे के पूरे डिबेट को। मुझे कांशीराम जी मिले और उन्होंने मुझे बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया। बोले सांप कई तरह के होते हैं, माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर मुझे कम्युनिस्टों को डिफाइन किया जाए तो मैं उन्हीं की भाषा में उनको सांप की तरह डिफाइन कर सकता हूं। ग्रीन स्नेक्स इन द ग्रीन ग्रास, हरी घास में हरा सांप, वो भी दो मुआ, किधर जाएगा, किधर मारेगा, किधर अटैक करेगा मालूम नहीं पड़ता। ये उनके शब्द थे। आज मैं पहली बार दोहरा रहा हूं, और दोहरा इसलिए रहा हूं क्योंकि एक विषय है, एक विमर्श इस वक्त बना हुआ है कि कितना ट्रस्ट किया जाए, कितना ट्रस्ट ना किया जाए। क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं प्रवीण खंडेलवाल जी को आमंत्रित करूंगा। प्रवीण खंडेलवाल जी, 1 लाख करोड़ की शपथ देने का तो आपने बता दिया है, लेकिन जागरूकता पैदा करने के लिए सीआईटी क्या करेगा? जैसे स्वदेशी जागरण मंच ने आज प्रदर्शन किया और बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, आप लोग क्या करेंगे व्यापारियों में जागरूकता फैलाने के लिए? दीपक जी, 40,000 से ज़्यादा व्यापारिक संगठन हमारे साथ में कन्फेडरेशन के साथ एसोसिएट है। हम लगातार उनके साथ वीसी कर रहे हैं पूरे देश के व्यापारियों के साथ। आपके चैनल पे आने से पहले मैं नॉर्थ ईस्ट के व्यापारियों के साथ वीसी कर रहा था, और पूरे देश में ये उत्साह बन गया है कि अब हमें सड़कों पर उतरना है। जहाँ जहाँ सरकार की अभी हमें ढील मिल रही है, वहाँ हम सड़क पर उतरेंगे, हम चाइना को बताएंगे। और आखिर में मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि लहराएगा तिरंगा अब ज़मीन आसमान पर, भारत का ही नाम होगा अब सबकी ज़बान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा आग हिंदुस्तान पर। बिल्कुल सही प्रवीण भाई, और इसीलिए मैं भी आपकी रग में, मतलब आपकी राग में राग मिलाते हुए मैं भी यही कहूंगा। बचपन में हम अपने स्कूल में कहा करते थे, अन्न जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, उस देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। और मुझे लगता है सिपाही तो सरहद पे रक्षा करेगा, लेकिन हमको भी कहना पड़ेगा मैं भी सैनिक, और यही हमारा कैंपेन है, मैं भी सैनिक, क्योंकि हमारे सैनिक बुलेट से जवाब देंगे और हमको वॉलेट से जवाब देना होगा। हमारे इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए आप तमाम मेहमानों का, संबित पात्रा जी का, अश्विनी महाजन जी का, मल्होत्रा साहब का, और प्रवीण खंडेलवाल जी का, सतीश प्रकाश जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।